गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना अगला पाठ घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, ये कविता है, इसका पाठ करेंगे। तो पाठ करने से पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें आपने सुनी होंगी या पढ़ी भी होंगी, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम्मनम आदि। इनको सम्मान भी काफ़ी मिले हैं, जैसे उनमें प्रमुख हैं साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी अलंकृत हुए हैं। और इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई थी। अब जो आप इनके बारे में जानना चाहिए आपको, वो ये है कि ये गांधीवादी विचारधारा के थे, इसीलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। कहने का अर्थ ये है कि जो इनकी कविताएं हैं वो आपको एक कहानी गद्यात्मक से लगते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य जो है वाक्यों में लिखी हुई इनकी कविताएं हैं, तो इनके अंदर इतनी अद्भुत ये क्षमता थी कि ये जो गद्यात्मक से लगते वाक्य हैं उन्हीं को कविताओं में परिवर्तित कर देते थे। इसी कारण उनकी जो कविता है वो सहज और लोक के अधिक करीब है, मतलब लोगों के अधिक करीब है, लोगों को सहजता से वो समझ में आ जाती है। और ये किसी भी अगर विषय को उठाते हैं तो उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू कहने का अर्थ है कि आसपास की चीज़ों को, जैसे जो हम देखते हैं हमारे सामान्य जीवन से वो ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि आंगन का पौधा है, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। इनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे, अभी तो हम एक कविता इनकी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी आप कविताओं को पढ़िएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि ये कैसे। बेटा, तो फिर आपने देखा कि ये किसी भी अगर विषय पर, किसी भी शीर्षक पर अगर ये कविता लिखते हैं तो वो हमें अपने आसपास की चीज़ों को ही उठाते हैं और उसी पे पूरी कविता लिख देते हैं, इसलिए परिवार की एक अंग सी हो जाती हैं। अपनत्व का भाव उसमें आने लगता है। अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, घर की याद, इसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। अब ये इन्होंने जो लिखी थी वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब 3 वर्ष के लिए कारावास की यातना इनको सहनी पड़ी थी, तो उस समय जेल के भीतर ही रहते हुए, जेल प्रवास के दौरान ही घर से विस्थापन की पीड़ा को जब इनको इनको सता रही थी, तब उस समय एक दिन जब वर्षा हो रही थी, तब इनको एक एक करके अपने घर के सदस्यों की याद आती है और ये अपनी लेखनी के द्वारा इसको कविता के रूप में ढालकर लिखते हैं। तो चलिए हम अपनी कविता का पाठ करते हैं, घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। ध्यान से समझिएगा। कवि कहता है कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात वर्षा हो रही है और वो भी मूसलाधार। ऐसे समय में उसे अपना घर और घर के सदस्य याद आ रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। और कहता है कि ऐसी तेज बरसती बारिश में आंखों के सामने घर तैरने लगता है, वह घर जो उससे बहुत दूर है। घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो। वो कहता है कि घर बहुत उससे दूर है और खुशियों से भरा हुआ है, घर खुशी का पूर है जो। कहने का भाव यह है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर बारिश होने लगी और ऐसे समय में उसे घर की याद आने लगी। ये जो हमारा 2 काव्यांश थे, इसमें देखिए, इसमें अगर आपको शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य लिखना होगा तो आप लिखेंगे भाषा जो है सरलता, सहजता और प्रवाहमयता लिए हुए है। और कवि ने सीधी और सरल भाषा में अपने मन की व्यथा का चित्रण किया है। और बार बार आपने देखा कि पानी गिर रहा है, इस वाक्य की आवृत्ति से जो है बिंब उभरता है।
पानी गिरना, प्राण मन का घिरना लाक्षणिक अर्थों को दर्शाता है। लाक्षणिक का अर्थ है कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य की ओर लक्षण प्रकट करना। और कविता देखिए तुकांत है। तुकांत का अर्थ है अंतिम शब्द आपके मिल रहे हैं, मिलते जुलते हैं। अब अगला देखेंगे, घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। अब यहाँ पे देखिए कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कह रहा है कि उसके घर में 4 भाई हैं। विवाहिता बहन भी मायके अर्थात अपने घर आई होगी, परंतु उसकी बहन अपने पिता के घर ना आकर मानो कष्ट और दुख के घर आ गई है। क्यों? देखिए, घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वो कहता है कि अपने पिता के घर ना आकर मानो कष्ट और दुख के घर आ गई है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से घर में उदासी छा गई है। कवि का जो घर है वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार है। चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें भाइयों का प्यार हैं, अर्थात अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है। अब अगला देखेंगे, ध्यान से देखिए, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसके स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब कवि कहता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह तो दुखों से ही गड़ी हुई है, अर्थात उसके जीवन में बहुत दुख रहे हैं, फिर भी उसकी गोद में सिर रखने से सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। भाव यह है कि माँ के स्नेह भरे स्पर्श से कवि अपने सारे कष्ट भूल जाता है। कवि आगे कहता है कि माँ के प्यार की धारा का प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। फिर कवि कहता है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि आगे कहता है कि माँ के प्यार की धारा का जो प्रसार है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। उसके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक भी बह रही है। भाव यह है कि कवि जो है जेल में भी माँ के स्नेह स्पर्श का अनुभव करता है। कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसीलिए कवि अपनी माँ का कोई पत्र नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पे अगर काव्य सौंदर्य अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माँ की सहजता व सरलता के साथ उनकी ममता एवं स्नेहिल स्पर्श का वर्णन किया गया है। अलंकारों से युक्त भाषा है, मुक्त है, सरल है, सहज है, सुबोध है और भाषा तुकांत है, और माँ के लिए स्नेह धारा विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब अगर इसमें प्रश्न आपका पूछा जाए कि कवि ने माँ को क्या बताया है, तो कवि ने अपनी माँ को स्नेह धारा कहा है, क्योंकि कवि जेल में ही अपनी माँ के स्नेह को महसूस करता है। अगर पूछा जाए कि कवि अपनी माँ का पत्र क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, तो आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कवि की जो माँ है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, इसलिए वह पत्र नहीं लिख पाती और अतः लेखक अपनी माँ का पत्र प्राप्त नहीं कर पाता। आगे देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब यहाँ पे जो कवि कहता है कि घर पर मेरे पिताजी हैं, यद्यपि वे बूढ़े हो चुके हैं पर बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। कारण यह है कि हंसमुख स्वभाव होने के कारण बुढ़ापा उन्हें छू तक नहीं पाया है, वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और पिताजी में अभी भी चुस्ती फुर्ती है। कहने का भाव यह है कि वे प्रसन्नता और उल्लास से परिपूर्ण हैं। अब मौत के आगे
वे न हिचके शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता काम में झंझा लरजता। उनमें इतना साहस है कि वे मौत के सामने भी डटकर खड़े हो जाएं और शेर के सामने आने पर भी वे नहीं डरते, अर्थात उनके सामने कितनी भी भयंकर मुसीबत आ जाए वे नहीं घबराते। उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है, बोल में बादल गरजता काम में झंझा लरजता, और झंझा का अर्थ है आंधी तूफान, और उनके कार्यों में आंधी तूफान जैसा कंपन है। कवि के कहने का भाव यह है कि पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ा। आज भी उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है। वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो लगता है आंधी तूफान सा आ गया हो। अगला हम इसको पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, जहाँ पे माँ की ममता था यहाँ पे पिता का आप बताएंगे कि पिता का वर्णन किया गया है, और उनकी उम्र कहते हैं कि बूढ़े क्यों नहीं हुए थे, तो उम्र उनकी हो गई है परंतु वे मन से बूढ़े नहीं हुए हैं क्योंकि हंसमुख स्वभाव के हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत दृढ़ है। और पिताजी की क्या विशेषता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं हुआ है। वे उल्लास तथा प्रसन्नता से भरे रहते हैं। इस उम्र में भी मौत का सामना कर सकते हैं। वे भयंकर मुसीबत का भी डटकर सामना कर सकते हैं। अब काम में झंझा लरजता, इसका क्या अर्थ है कि पिताजी किसी भी काम को पूरे मनोयोग से करते हैं। वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो लगता है कि आंधी तूफान सा आ गया है। अगला पंक्ति, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। अब यहाँ पे कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक करके मुदगर हिलाकर अर्थात व्यायाम कसरत कर मुदगर की मूठ पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। इन सब बातों की स्मृति कवि को व्यथित कर देती है, बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है तथा बरसते पानी में कवि को घर की याद सताने लगती है। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, मतलब घर की याद नज़रों में आ रही है, तैर रही हैं। अब यहाँ पे बिंबात्मक शैली का आभास होता है, जैसे गीता पाठ करना, नैन जल से छाए होंगे, फिर घर नज़र में तिर रहा। यह आपने देखा कि यहाँ पे सारा दृश्य बिंब है। अब अगली जो हमारी पंक्तियाँ हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। देखिए ध्यान से, कवि अपने भाई बहनों को याद करते हुए कह रहा है कि उसके 4 भाई हैं तथा 4 बहनें हैं, और मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, और इस समय मेरे भाई बहन खेल रहे होंगे, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। कहते हैं कि मेरे भाई बहन अभी खेल रहे होंगे या खड़े होंगे और मेरे पिताजी उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और कहते हैं कि सभी को साथ खड़े देखकर पिताजी खुश होंगे, लेकिन मुझ अभागे को ना पाकर मेरा नाम लेकर आंसू बहा रहे होंगे, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। मैं 5वां भाई हूँ। कहता है भाव यह है कि एक क्षण के लिए भी जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ था मेरे पिताजी पर, ऐसे दृढ़ एवं शक्तिशाली पिताजी जो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते, अपना धैर्य खो बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र को मिलने वाली यातनाएं याद करके उनकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे। और कवि कहता है कि बेटे की स्मृति ने उन्हें रुला दिया होगा। अब अगला देखेंगे, 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि अपने पिता को याद करते हुए कह रहा है कि मैं अपने पिता का 5वां बेटा हूँ जो अभागा हूँ, क्योंकि आज मैं उनके साथ नहीं बल्कि उनसे दूर हूँ। उनके 4 बेटे और हैं, पर वे मुझे सोने पे सुहागा कहते रहे हैं, अर्थात प्यार की रौ में बहकर ही वे मुझे अन्य बेटों से श्रेष्ठ मानते रहे हैं।
और मैंने उन्हें सुख पहुंचाने के बजाय दुखी ही किया है, क्योंकि मैं जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ। 5वां, मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। कहने का अर्थ है कि 5 बेटों में सबसे अधिक प्रेम मुझे करते थे और प्यार में सबसे अधिक प्यार मुझी पर उन्होंने लुटाया होगा, लेकिन आज उनका वो स्वर्ण रूपी बेटा जो है, आज उनके लिए ही क्या हो गया है, श्रेष्ठ नहीं रहा, क्योंकि उसने दुख पहुंचाया है। दुख कैसे पहुंचाया? क्योंकि वो अभागा है, वो जेल में बंधा हुआ बैठा है। तो बेटा आप देखिए कि पिताजी को उनके बेटे हेटे क्यों लगे होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि पिताजी के सभी बेटे उनके पास थे सिवाय कवि के, और कवि उनसे दूर था, लेकिन पिताजी सबसे अधिक स्नेह उसे ही करते थे, इसीलिए उन्हें अपने बाकी बेटे हेटे अर्थात तुच्छ लगे होंगे। अगला देखेंगे, और माने फिर कवि कहता है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि आगे कहता है कि माँ के प्यार की धारा का जो प्रसार है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, उसके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक भी बह रही है। भाव यह है कि कवि जो है जेल में भी माँ के स्नेह स्पर्श का अनुभव करता है। कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसीलिए कवि अपनी माँ का कोई पत्र नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पे अगर काव्य सौंदर्य अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माँ की सहजता व सरलता के साथ उनकी ममता एवं स्नेहिल स्पर्श का वर्णन किया गया है। अलंकारों से युक्त भाषा है, मुक्त है, सरल है, सहज है, सुबोध है और भाषा तुकांत है, और माँ के लिए स्नेह धारा विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब अगर इसमें प्रश्न आपका पूछा जाए कि कवि ने माँ को क्या बताया है, तो कवि ने अपनी माँ को स्नेह धारा कहा है, क्योंकि कवि जेल में ही अपनी माँ के स्नेह को महसूस करता है। अगर पूछा जाए कि कवि अपनी माँ का पत्र क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, तो आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कवि की जो माँ है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, इसलिए वह पत्र नहीं लिख पाती, और अतः लेखक अपनी माँ का पत्र प्राप्त नहीं कर पाता। आगे देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब यहाँ पे जो कवि कहता है कि घर पर मेरे पिताजी हैं, यद्यपि वे बूढ़े हो चुके हैं, पर बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। कारण यह है कि हंसमुख स्वभाव होने के कारण बुढ़ापा उन्हें छू तक नहीं पाया है, वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, और पिताजी में अभी भी चुस्ती फुर्ती है। कहने का भाव यह है कि वे प्रसन्नता और उल्लास से परिपूर्ण हैं। अब मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। उनमें इतना साहस है कि वे मौत के सामने भी डटकर खड़े हो जाएं, और शेर के सामने आने पर भी वे नहीं डरते, अर्थात उनके सामने कितनी भी भयंकर मुसीबत आ जाए वे नहीं घबराते। उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, और झंझा का अर्थ है आंधी तूफान, और उनके कार्यों में आंधी तूफान जैसा कंपन है। कवि के कहने का भाव यह है कि पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ा, आज भी उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो लगता है आंधी तूफान सा आ गया हो। अगला हम इसको पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, जहाँ पे माँ की ममता था, यहाँ पे पिता का आप बताएंगे कि पिता का वर्णन किया गया है, और उनकी उम्र कहते हैं कि बूढ़े क्यों नहीं हुए थे, तो उम्र उनकी हो गई है, परंतु वे मन से बूढ़े नहीं हुए हैं, क्योंकि हंसमुख स्वभाव के हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत दृढ़ है। और पिताजी की क्या विशेषता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं हुआ है, वे उल्लास तथा प्रसन्नता से भरे रहते हैं, इस उम्र में भी मौत का सामना कर सकते हैं, वे भयंकर मुसीबत का भी डटकर सामना
कर सकते हैं। अब काम में झंझाल लरचता, इसका क्या अर्थ है कि पिताजी किसी भी काम को पूरे मनोयोग से करते हैं। वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो लगता है कि आंधी तूफान सा आ गया है। अगला पंक्ति, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। अब यहाँ पे कवि अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक करके मुदगर हिलाकर अर्थात व्यायाम कसरत कर मुदगर की मूठ पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनकी आंखें भर आई होंगी। इन सब बातों की स्मृति कवि को व्यथित कर देती है, बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है तथा बरसते पानी में कवि को घर की याद सताने लगती है। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, मतलब घर की याद नज़रों में आ रही है, तैर रही हैं। अब यहाँ पे बिंबात्मक शैली का आभास होता है, जैसे गीता पाठ करना, नैन जल से छाए होंगे, फिर घर नज़र में तिर रहा, यह आपने देखा कि यहाँ पे सारा दृश्य बिंब है। अब अगली जो हमारी पंक्तियाँ हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। देखिए ध्यान से, कवि अपने भाई बहनों को याद करते हुए कह रहा है कि उसके 4 भाई हैं तथा 4 बहनें हैं और मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, और इस समय मेरे भाई बहन खेल रहे होंगे, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। कहते हैं कि मेरे भाई बहन अभी खेल रहे होंगे या खड़े होंगे और मेरे पिताजी उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और कहते हैं कि सभी को साथ खड़े देखकर पिताजी खुश होंगे, लेकिन मुझ अभागे को ना पाकर मेरा नाम लेकर आंसू बहा रहे होंगे, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। मैं 5वां भाई हूँ। कहता है भाव यह है कि एक क्षण के लिए भी जिन पर बुढ़ापे का असर नहीं हुआ था मेरे पिताजी पर, ऐसे दृढ़ एवं शक्तिशाली पिताजी जो किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते, अपना धैर्य खो बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र को मिलने वाली यातनाएं याद करके उनकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे। और कवि कहता है कि बेटे की स्मृति ने उन्हें रुला दिया होगा। अब अगला देखेंगे, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि अपने पिता को याद करते हुए कह रहा है कि मैं अपने पिता का 5वां बेटा हूँ जो अभागा हूँ। अभागा क्यों है? क्योंकि आज मैं उनके साथ नहीं बल्कि उनसे दूर हूँ। उनके 4 बेटे और हैं पर वे मुझे सोने पे सुहागा कहते रहे हैं। कहने का अर्थ है कि वो प्यार की राह में बहकर ही सबसे ज़्यादा अन्य बेटों की अपेक्षा उसको श्रेष्ठ मानते रहे और मैंने उन्हें सुख पहुँचाने की बजाय दुखी ही किया है, क्योंकि मैं जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ। अगला देखेंगे, यहाँ पे आप सोने पे सुहागा एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अधिक अच्छा होना। इस काव्यांश के जो अंतर्गत इसका अर्थ यह है कि यूं तो पिताजी को अपने सारे पुत्र प्यारे थे, परंतु वे कवि को अपने अन्य बेटों से अधिक मानते थे, ज़्यादा प्यार करते थे। अब उन्होंने मतलब उसको अभागा क्यों कहा है? स्वयं को कवि क्यों अभागा कहता है? क्योंकि जो पिताजी हैं उनके सभी बेटे उनके पास थे सिवाय कवि के, और कवि उनसे दूर था, लेकिन पिताजी सबसे अधिक स्नेह उसे ही करते थे, इसीलिए उन्हें अपने बाकी बेटे जो लगे वो हेटे अर्थात तुच्छ लगे होंगे, जैसा कवि कहता है। अगली जो पंक्तियाँ हैं इनको ध्यान से समझिएगा। पाँव जो पीछे और माने कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी अपने नाम को बोला है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है।
अब कवि यह सोच रहा है कि पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो रहा होगा और उनसे कहती होंगी कि वहाँ हमारा बेटा भवानी, मतलब कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी, अच्छी तरह से होगा। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। माँ ने मतलब समझाया है पिता को कि क्यों दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब कवि आगे कल्पना कर रहा है कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक मतलब बताया गया रास्ता। तो कवि आगे कल्पना कर रहा है कि माँ उन्हें समझा रही होंगी कि वह आपके मन की बात समझकर और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाते हुए जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। ये जो काव्यांश है कल्पना आधारित है। माँ एक और दुखी भी है, परंतु उसे अपने पुत्र पर गर्व भी है। अब संवाद जो शैली है उसके कारण काव्य जो है प्रभावी और सजीव हो गया है। और इसमें मानसिक भावों को अगर आपको स्पष्ट करना होगा तो माँ भी अत्यंत दुखी है। एक उसका बेटा जेल में है तो दूसरी उसके पिताजी भी दुखी हैं। वह कवि के पिता को धीरज बना रही हैं कि हमारे बेटे ने जो किया अच्छा किया है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। और माँ स्वयं भी दुखी है, परंतु उसे अपने देशभक्त बेटे पर अभिमान भी है। अब अगली जो पंक्तियाँ हैं, पाँव जो पीछे हटाता, ध्यान से समझना, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह होना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब कवि की जो माँ है उसके पिता को समझाती हुई कह रही है कि जिस रास्ते पर कवि मतलब उनका बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता है। यदि वह उस पर चलने से अपना पाँव पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख ही लज्जित हो जाती। मतलब यदि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता तो उसकी वीर जननी को ही लज्जा आती। ऐसे समय में तुम अपनी आंखों से आंसू बहाकर उसे कायर मत बनाओ। माँ पिताजी को हिम्मत देते हुए कहती है कि आप अपना मन कच्चा ना करके हिम्मत रखो, अन्यथा सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा। और कवि यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में वेदना छिपाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, अंदर ही अंदर कितना व्यथित हो रहे होंगे। अब यहाँ पे कवि ने माँ की धैर्यशीलता का परिचय दिया है और पिता की भावुकता जो है वो हृदय स्पर्शी है। पाँव पीछे हटाना, कोख को लजाना, ये मुहावरों का सुंदर और सहज प्रयोग किया गया है। और संवाद शैली है, प्रश्न शैली है। प्रश्न शैली आपने देखा और इसमें काव्य से सुंदरता आ गई है और कविता जो है वो तुकांत है। अब अगला देखेंगे हम, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब कवि कहता है कि हे हरियाले सजीले सावन, हे मेरे पवित्र पुण्य, तुम अवश्य बरसो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। मतलब मेरे पिताजी की आंखों को ना बरसने दो, तुम चाहे जितना भी बरस लो। पांचवे को वे न तरसे, वे अपने पांचवे पुत्र को याद करके दुखी ना हो। मैं मजे में हूँ सही है। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना नहीं। वो कहता है कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि आगे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत आनंद में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस
कमी है तो इस बात की कि मैं घर पे नहीं हूँ। कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा है। कवि ने स्वयं को ही संबोधित किया है। वह कहता है कि मैंने कहने को तो कह दिया कि बस घर में नहीं हूँ, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है और इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है। मैं वियोग भुगत रहा हूँ जो नीरस है और नरक के समान है। यहाँ पे जो है कवि ने सावन को दूत बनाकर अपना संदेश पहुँचाया है। दूत का मतलब है जो एक का संदेश दूसरी जगह पे पहुँचाता है। तो सावन को कहता है कि हमारे पिताजी के पास जाना और उनसे कहना कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखपूर्वक हूँ। और पुण्य पावस और बस बड़ा बस में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पुण्य पावस में पौ की वर्ण की आवृत्ति हुई है और बस बड़ा बस में बौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। और बस शब्द के भी दो अर्थ होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। अब अगला देखेंगे हम। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब कवि संदेश वाहक सावन से कहता है कि हे सुंदर सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिता को ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ। उनके सामने निराशा की बातें मत करना। उन्हें कहना कि मैं आनंद से हूँ, लिख पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ही मस्ती में काम कर रहा हूँ। मैं साहित्य का अध्ययन व कविताएं लिखकर नाम भी कर रहा हूँ। हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता। यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वो कहते हैं जेल के लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वे उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक ना करें, अर्थात वे दुखी ना हों। अब देखिए यहाँ पे सावन को दूध बनाकर अर्थात सावन के माध्यम से उसे संबोधित करते हुए अपने पिता को संदेश पहुंचा रहा है। और झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जानता है कि पिता की पीड़ा का अनुभव वह भी कर रहा है और वह उन्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए अपने दुख को छिपाने के लिए वह झूठ बोल रहा है। और क्या संदेश भेजता है? वो यही कहता है कि यहाँ पर जेल में बहुत मज़े से है, वह लिख पढ़ रहा है और उनका नाम रोशन कर रहा है, वे उनके लिए शोक ना करें। अगला देखेंगे। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख हटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कहता है कि सावन से कहता है, हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ, मैं खूब खाता पीता हूँ, मेरा वजन 70 सेर हो गया है। कहने का भाव यह है कि मैं हर प्रकार से खुश हूँ और मज़े में हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। कभी आगे कहता है कि हे सावन, यह भी पिताजी को कहना कि मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता और दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और निश्चित रहता हूँ। तुम उनसे यह कभी भी मत कहना कि मैं उदास रहता हूँ, निराश रहता हूँ, इसी कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम यह भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ। समझ में आया? अब आगे देखेंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवे को वे न तरसें। अब कवि जो है सावन से अनुरोध करते हुए कहता है कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ वैसा तो बिल्कुल ना कहना, अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का बखान ना करना। हाय रे ऐसा ना कहना है कि वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। और कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। ये भी मत कहना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे आदमी को देखकर भय लगता है, मुझे अपनी सुध बुध नहीं है,
कहता है कि हे सजीले सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, कुछ ज़्यादा मत बोलना जिससे उन्हें कोई भी संदेह हो। फिर कहता है उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन। वो कहता है कि ऐसा बोलना जिससे वे तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बताना। यदि तुमने कष्टों का वर्णन उनके सामने कर दिया तो उनका दुख और बढ़ जाएगा। मेरे हरे भरे सुंदर सावन, मेरे पवित्र मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो। कहता है कि तुम बरस लो, वे ना बरसे। तुम्हें जितना चाहना है तुम बरस लो, पर वे ना बरसें। अर्थात मेरे पिता के बादल रूपी नयन नहीं बरसने चाहिए। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत करना जिससे उनको मेरी याद आए, अर्थात वे अपने पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगे। तुम बरस लो, वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसें। और इस प्रकार कवि अपने पिता के घर अपने सुखी होने का संदेश भेजता है। कहने का भाव यह है कि कवि की याद में उसके माता पिता तो चिंतित हैं ही, कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके दुखी हो रहा है और वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता, पर वह अपना संदेश बरसते सावन के माध्यम से पहुंचा रहा है। बेटा, ये आपकी कविता थी जो कि ये समाप्त हो गई। अगर इसमें भाव सौंदर्य है, किसी भी पंक्तियों को दिया होगा, भाव सौंदर्य पूछ रहा होगा, स्पष्ट करना होगा, तो आप हर एक पंक्ति को स्पष्ट करेंगे। जैसा भी आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है, जो भी आपने सुना है उसको आप स्पष्ट करेंगे। शिल्प सौंदर्य में आप रस, छंद, अलंकार, भाव, भाषा का वर्णन करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे पितृशक्ति व प्रेम जो है, माता के प्रति प्रेम जो है वो सराहनीय है। सजीला, हरा, पुण्य, पावन शब्दों से संबोधन अच्छा बन पड़ा है। आदमी से भागताओं में इसकी अंतर व्यथा का वर्णन मिलता है कि आदमी आदमी से भाग रहा है, अपने अंदर की व्यथा का प्रदर्शन कर रहा है। और स्वयं को कवि ने पांचवा कहकर स्वयं के प्रति पिता की सहानुभूति व्यक्त की है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है, कविता तुकांत है, भाषा सरल और सुबोध है। तो ये सारी चीज़ें आप काव्य सौंदर्य में इसको लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको पाठ्य पुस्तक के ये सारे प्रश्न कॉपी में अपने करने हैं और काव्यांश से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ। आप उनको सोचेगा, इस वीडियो को देखिएगा, इनको करने का प्रयास कीजिएगा। जो उसके उत्तर होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट PDF में भेजूँगी। आपको बस अभी ये NCERT के क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, सुंदर सुलेख में करना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक होकर मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना अगला पाठ घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, ये कविता है, इसका पाठ करेंगे। तो पाठ करने से पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें आपने सुनी होंगी या पढ़ी भी होंगी, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम्मनम आदि। इनको सम्मान भी काफ़ी मिले हैं, जैसे उनमें प्रमुख हैं साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी अलंकृत हुए हैं। और इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई थी। अब जो आप इनके बारे में जानना चाहिए आपको वो ये है कि ये गांधीवादी विचारधारा के थे, इसीलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। कहने का अर्थ ये है कि जो इनकी कविताएं हैं वो आपको एक कहानी गद्यात्मक से लगते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य जो है वाक्यों में लिखी हुई इनकी कविताएं हैं, तो इनके अंदर इतनी अद्भुत ये क्षमता थी कि ये जो गद्यात्मक से लगते वाक्य हैं उन्हीं को कविताओं में परिवर्तित कर देते थे। इसी कारण
उसकी जो उनकी जो कविता है वो सहज और लोक के अधिक करीब है, मतलब लोगों के अधिक करीब है, लोगों को सहजता से वो समझ में आ जाती है। और ये किसी भी अगर विषय को उठाते हैं तो उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू कहने का अर्थ है कि आसपास की चीज़ों को, जैसे जो हम देखते हैं हमारे सामान्य जीवन से वो ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि आंगन का पौधा है, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। इनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे, अभी तो हम एक कविता इनकी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी आप कविताओं को पढ़िएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि ये कैसे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना अगला पाठ घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, ये कविता है, इसका पाठ करेंगे। तो पाठ करने से पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिग्गरिया गांव में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें आपने सुनी होंगी या पढ़ी भी होंगी, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम्मनम आदि। इनको सम्मान भी काफ़ी मिले हैं, जैसे उनमें प्रमुख हैं साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी अलंकृत हुए हैं। और इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई थी। अब जो आप इनके बारे में जानना चाहिए आपको वो ये है कि ये गांधीवादी विचारधारा के थे, इसीलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। कहने का अर्थ ये है कि जो इनकी कविताएं हैं वो आपको एक कहानी गद्यात्मक से लगते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य जो हैं वाक्यों में लिखी हुई इनकी कविताएं हैं, तो इनके अंदर इतनी अद्भुत ये क्षमता थी कि ये जो गद्यात्मक से लगते वाक्य हैं उन्हीं को कविताओं में परिवर्तित कर देते थे। इसी कारण उनकी जो कविता है वो सहज और लोक के अधिक करीब है, मतलब लोगों के अधिक करीब है, लोगों को सहजता से वो समझ में आ जाती है। और ये किसी भी अगर विषय को उठाते हैं तो उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू कहने का अर्थ है कि आसपास की चीज़ों को, जैसे जो हम देखते हैं हमारे सामान्य जीवन से वो ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि आंगन का पौधा है, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। इनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे, अभी तो हम एक कविता इनकी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी आप कविताओं को पढ़िएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि ये कैसे